भी जीन एक्सप्रेशन का जो डाटा है ना, हम इंटरनेट से रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्लम पे काम कर रहे हो, आप पोटैटो पे काम कर रहे हो, उसके लिए ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है जिसे कहते हैं एनसीबीआई जियो। ठीक है, ये एक पेपर है, ये आप लोगों ने पढ़ना है और ये आपके एग्जाम का पार्ट भी होगा। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन ऑमनीबस डेटाबेस। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल पब्लिक रिपोजिटरी है। पब्लिक रिपोजिटरी का मतलब ये है, ये एक ऐसा डेटाबेस है। डेटाबेस किसे कहते हैं? जहां पर कोई चीज कलेक्ट की जाए, जहां पर कोई डाटा सेव किया जाए। ठीक है, उसे डेटाबेस कहते हैं। पर वो जीन एक्सप्रेशन का डाटा हो सकता है, वो न्यूक्लियोटाइड का डाटा हो सकता है, वो किसी ऑर्गेनिजम्स की रिपोजिटरी का डाटाबेस। जिस तरह अब हमारे ये जो डेटाबेस है नादरा का, जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के लोगों का डाटा है, ये एक डेटाबेस होता है जिसे डेटाबेस कहते हैं। लेकिन जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस ये एक डेटाबेस है। यहां पर जीन एक्सप्रेशन का जो डाटा है ना, और ये पब्लिक है। पब्लिक का मतलब ये होता है कि हर कोई इसको असेस कर सकता है। क्या कर सकता है? हर बंदा इसके अंदर अपना डाटा ऐड कर सकता है, और अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वहां से अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव भी कर सकता है। ठीक है, इज एन इंटरनेशनल पब्लिक रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब होता है एक ऐसा वेबसाइट है, यहां पर आप अपने डाटा ऐड कर सकते हो। दैट आर्काइव्स एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और इसको इसके अंदर हाई थ्रूपुट जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब जीन एक्सप्रेशन है दो तरह की होती है, एक होती है हाई थ्रूपुट, एक होती है सिंपल जीन एक्सप्रेशन। हाई थ्रूपुट का मतलब ये होता है जिसके अंदर एट द सेम टाइम जितने भी जीन्स एक्सप्रेस हुए हैं ना, वो सारे के सारे डाटे को हम स्टडी कर सकें। मेरी बात की समझ आ रही है? हाई थ्रूपुट का मतलब ये होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा होता है, और वो जो डाटा है, फर्ज किया हमने लीफ के अंदर जीन एक्सप्रेशन स्टडी करनी है। पहले लोग क्या करते थे कि पीसीआर के थ्रू करते होते थे, एक एक जीन का प्राइमर डिजाइन करते थे, सिर्फ उसी जीन के प्राइमर से ही उसी जीन के एक्सप्रेशन का पता चलता था, बाकी जीन के एक्सप्रेशन का पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल ये रिसेंट टेक्नोलॉजी है जिसे नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, जिसके जरिए एक ही रिएक्शन से इतना ज्यादा डाटा जनरेट होता है कि भी बहुत ज्यादा डाटा जनरेट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, और एट द सेम टाइम लीफ के अंदर, रूट के अंदर, शूट के अंदर, फ्रूट के अंदर, मेच्योर फ्रूट, राइपनिंग फ्रूट, हर फ्रूट जो भी है, एट द सेम टाइम ऑल जीन जो एक्सप्रेस हुए हैं उस सब का डाटा आप एक जनरेट कर सकते हैं, और वो डाटा फिर इसमें सबमिट करवा देते हैं लोग। ये एक पब्लिक रिपोजिटरी है। क्या है? ठीक है, इट इज पब्लिक रिपोजिटरी। समझ आ रही है इसकी? यस सर, आ रही है। ओके, ये जो पब्लिक रिपोजिटरी है, ये फंक्शनल जीनोमिक्स के लिए यूज होती है। किसी भी जीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए हम इजीली, जीनोमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ जीन्स, फंक्शनल जीनोमिक्स इज फंक्शंस ऑफ द जीन्स। ठीक है, दिस डेटाबेस वाज created in 2000 as a worldwide resource for gene expression study. Geo has rapidly evolved. अच्छा, इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। एक माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी है, एक फिर ये आरएनए सीक्वेंसिंग है जिसके अंदर जीन को हम डीएनए में, मैंने उस दिन बताया था कि पहले मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करते हैं, फिर उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ऑल डीएनए जो भी कन्वर्ट हुआ होता है उन सारे को सीक्वेंस कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए सीक्वेंसिंग। क्या कहते हैं इसको? मैं इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ाता हूं कि कल उस दिन भी मैंने बताया था कि आरएनए सीक्वेंसिंग होती क्या है। ठीक है, अच्छा, और फिर इसके अंदर अब लोग पहले आरएनए सीक्वेंसिंग से पहले माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी यूज करते थे, वो भी मिलती जुलती है, लेकिन उसके अंदर सीक्वेंसिंग नहीं होती। उसके अंदर सिर्फ ये पता चलता है कि जीन एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट सीक्वेंसिंग मालूम नहीं होती। आजकल जो आरएनए सीक्वेंसिंग वाला डाटा है ये ज्यादा एप्लीकेबल है
ज्यादा अच्छा है। और हम अपने इस जो जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके अंदर हम RNA सीक्वेंसिंग वाला डाटा ही यूज करेंगे। दिस डेटाबेस नॉट ओनली प्रोवाइड एक्सेस टू द डाटा फॉर द 10,000 of studies but also offer various web-based tool and strategy that enable user to locate relevant of their specific interest as well as to visualize and analyze data। मैंने कहा ना कि आपने अपने जीन का एक्सप्रेशन का डाटा स्टडी करना है, आपने चेक करना है कि आपका जीन कहाँ एक्सप्रेस हुआ, कब एक्सप्रेस होता है, और ओरिजिनल डाटे से आप अपने ओरिजिनल डाटा जो किसी भी बंदे ने अपना सबमिट करवाया है टोमेटो के ऊपर, पोटैटो के ऊपर, उसी को आप स्टडी करते हो और उसी से हम काफी हद तक अपने जो रिसर्च से रिलेटेड हम अपने डाटा को इंटरप्रेट कर सकते हो। दिस इज अ ब्यूटीफुल डेटाबेस। इसके अंदर रॉ डाटा भी होता है, समटाइम प्रोसेस डाटा भी होता है। हमें ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम प्रोसेस डाटा लें, तो उसे वो ऑलरेडी प्रोसेस करके उन्होंने रखा होता है, उसमें से हम अपने जीन का डाटा लेते हैं और फिर उसका एक्सप्रेशन का हमें पता चल जाता है। आगे ये इंट्रोडक्शन है, जीन एक्सप्रेशन इज अ डेटाबेस सपोर्टेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर ये NCBI, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, ये यूएसए की ये वेबसाइट है। दैट एक्सेप्ट रॉ एंड प्रोसेस डाटा विद रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी ये बताता है, सैंपल एट्रीब्यूट्स भी बताता है, मेथोडोलॉजी भी बताता है कि ये वो जो डाटा इसके अंदर सबमिट करवाया है वो किस मेथोडोलॉजी के थ्रू डाटा ऐड किया गया है। तो ये सारी आगे पीछे इसकी नीचे ना इसकी डिटेल भी बताई हुई है, रिट्रीव कैसे करना है, कीवर्ड्स के थ्रू भी, ये सारी कहानी मैं भी सिखाता हूँ आपको कैसे करनी है ये बकायदा वेबसाइट ये। लेकिन आपने ये जो अपना ना ये मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ, तो आप लोगों ने इस पेपर को भी पढ़ना है एज ए पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। अब लेकिन अब मैं आपको लेके जाता हूं कि कैसे आप ये सारा जो ये काम इसके अंदर बताया हुआ है ये करना कैसे है। सबसे पहले आपने इंटरनेट पे जाना है और यहां पर लिखना है NCBI-GO। तो जब आप ये लिखेंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट आ जाएगी, किधर आएगी, अच्छा यहां पर भी इसका लिंक दिया हुआ है। अब यहां पर भी इसके लिंक में जा सकते हैं, ये देखें। अच्छा अब यहां पर आप अपने ना उस ऑर्गेनिज्म का नाम लिखें जी, आपका है प्लम। प्लम के साइंटिफिक नेम क्या है? जी बच्चे, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लम? P. persica है सर। Prunus persica। प्रूनस परसिका। The Prunus PRUNUS NUS Prunus persica। प्रूनस परसिका, ठीक हो गया। इसको हम सर्च करते हैं, क्या इससे रिलेटेड कोई ऐसा इन्होंने कहा कि 381 ऐसे एक्सपेरिमेंटल डाटे हैं जो कि जिसके अंदर प्रूनस परसिका का नाम आया है, तो वे भी उनमें से एक या दो हम सिलेक्ट करेंगे। वी कैन सिलेक्ट मोर देन दैट। अच्छा अब यहां पर हम प्रूनस परसिका, ये ऊपर लिखा हुआ 377, इसको क्लिक करेंगे। अच्छा अब ये देखिए, अब ये जो लिखा हुआ है, अब ये एक डाटा है एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बाय हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग, RNA सीक्वेंसिंग, वही जो हमने पीछे पढ़ा था। मेरी बात की समझ आ गई आपको? ये एग्जैक्टली वो हम ठीक है। अब ये लिखा हुआ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज के लिए किया गया है, ये डिपिक्टिंग द बैटल बिटवीन नेक्टारीन एंड मोनिलीटेक्सा, the fruit developmental stage dictate the effectiveness of best host and pathogen infection strategy। ये कोई प्रूनस परसिका के ऊपर कोई पैथोजन का अटैक करवा के उसके फ्रूट्स के ऊपर डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर जीन एक्सप्रेशन को स्टडी किया गया है। आप इस टाइटल से समझ बैटल जो होती है नेक्टारिन एंड मोनिला लेक्सा में लिखता है, ये दो वैरायटीज है उसकी प्रूनस की, ठीक है। और फिर पैथोजन का इन्फेक्शन करवा के फिर ये चेक किया गया है। इसको हम चेक करते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अच्छा अब ये देखें डिटेक्टिंग
डेपिक्टिंग, डेपिक्टिंग किसे कहते हैं? जी बच्चे, मैं घर में ही हूँ आज। आपको परसों है ना करना है, तो फिर मेरे घर आ जाओ क्या? जी बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेपिक्टिंग? सर पोर्ट्रे सर, करना किसी भी चीज को स्टडी portray करना, ठीक है। डिस्क्राइब करना। दी बैटल, ये एक जंग है बिटवीन नेक्टारिन, ये कंपाउंड है, या एंड मोनालिनिया लेक्सा, ये दो में लगता है कंपाउंड है या कुछ ना कुछ चीज है। द फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेज डिक्टेट द इफेक्टिवनेस ऑफ होस्ट डिफेंस एंड पैथोजन इन्फेक्शन स्ट्रेटजी। ठीक हो गया। अच्छा, इन्फेक्शन बाय फंगस, अच्छा ये जो दो फंगस हैं, ये नेक्टारिन एंड मोनिला लेक्सा, ये क्या है? इन्फेक्शन बाय सर द, नेक्टारीन, सर नेक्टारीन प्लम की टाइप है और ये जो दूसरा है ये कोई फंगस है। हाँ फंगस है, फंगस। अच्छा, ये मोनालिना लेक्सा जो है द मेन काज ऑफ ब्राउन रॉट, अच्छा, in Europe resulted in considerable losses of stone fruit. Here we present a comprehensive transcriptome. अच्छा, ट्रांसक्रिप्टोमिक किसे कहते हैं? जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसका जो स्टडी करते हैं उसे हम ट्रांसक्रिप्टोमिक कहते हैं। टोटल मैसेंजर आरएनए that are present in a specific organ in a specific time, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसक्रिप्टोम। ठीक है, तो ये इन्होंने ट्रांसक्रिप्टोमिक डाटा जनरेट किया हुआ है टू अनवेल द स्ट्रेटजी डिस्प्लेड बाय द नेक्टारिन फ्रूट। अच्छा, नेक्टारिन ये फ्रूट है, ये जो नेक्टारिन है ये फ्रूट है, और मोनिला लेक्सा क्या है? ये पैथोजन है, फंगस है। फंगस है जो भी है। इन दोनों के दरमियान द फ्रूट डेवलपमेंटल स्टेज डिक्टेट द इफेक्टिवनेस ऑफ होस्ट डिफेंस एंड द पैथोजन इन्फेक्शन स्ट्रेटजी। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान बैटल को इन्होंने स्टडी किया हुआ है। प्रेजेंट अ कंपेरिजन रिजल्ट्स इन कंसिडरेबल लॉसेस ऑफ स्टोन फ्रूट। अच्छा, ट्रांसक्रिप्ट टू अनवेल द स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय द नेक्टारिन फ्रूट एंड द ड्यूरिंग देयर इन्फेक्शन वी यूज एम लेक्सा इनोकुलेटेड इमेच्योर एंड मैच्योर फ्रूट। इन्होंने क्या किया कि इमेच्योर फ्रूट और मैच्योर फ्रूट दोनों के ऊपर इसका अटैक करवाया, फंगस का। ठीक है, और उनमें से कुछ जो which were resistant to and susceptible to brown rot respectively to perform a dual RNA sequencing analysis। RNA sequencing किसे कहते हैं? वही जो डाटा हमने जनरेट किया हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग के थ्रू मैसेंजर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया, उस डीएनए को सीक्वेंसिंग करवाई, इसे आरएनए सीक्वेंसिंग भी कहते हैं क्योंकि हम मैसेंजर आरएनए को सीक्वेंस करवाते हैं। In immature fruit, the host response, pathogen biomass and pathogen transcriptomic activity peaked at 40 to 24 hours post inoculation। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो जीन एक्सप्रेशन का डाटा हमें मिला है वो पैथोजन के अटैक करवाने के 14 से 24 घंटे के दरमियान। ठीक है, अच्छा, और फिर आपने ट्रांसक्रिप्टोम रिस्पांस टू द क्वेश्चंस आर डेथ मैच्योर फ्रूट एक्सपीरियंस an exponential increase in host and pathogen activity beginning at 6 hours। अब ये चेक करना चाह रहे हैं कि किस स्टेज के ऊपर रेजिस्टेंट जीन्स और वो सारे के सारी कहानी इन्होंने स्टार्ट की है। अब ये सारा, अब we use M lexa inoculated immature and mature fruit which were resistant and susceptible to brown rot respectively to perform a dual RNA-seq analysis। ये समझ आइए आपको, ये ओवरऑल डिजाइन ये है। अच्छा, तो फिर ये पेपर इन्होंने इस जर्नल में पब्लिश किया हुआ है, ये उसका आईडी है, हॉर्टिकल्चर रिसर्च। ये देखिए, ये सारा हॉर्टिकल्चर का काम है, ये हॉर्टिकल्चर रिसर्च के अंदर ये पेपर पब्लिश हुआ है। ये पेपर, ये यहां पर आप जाएंगे तो ये यहां पर ये पेपर पब्लिश हुआ है। ठीक हो गया, और इट्स द जर्नल नेम इज हॉर्टिकल्चर रिसर्च।
है भी जो नेचर पब्लिशिंग ग्रुप के अंदर है, ये बहुत अच्छा जर्नल है, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा कि इसको हम यहाँ इसका फुल आर्ट वो हम चेक कर सकते हैं, इसका हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने कुछ ना कुछ डाटा जनरेट किया होगा, लेकिन आपने अपने जीन्स का डाटा इसमें से तलाश करना है। मेरी बात की समझ आई बच्चों? अच्छा, अब ये कैसे मालूम करेंगे कि ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो डिफरेंट डाटे हैं ये जनरेट किए हुए, इन्होंने 48 सैंपल लिए, ठीक है। अच्छा, एक है ससेप्टिबल, एक है ये जो डिफरेंट डे टाइम के बाद इन्होंने ये जो है ना सैंपल नंबर 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 ये डिफरेंट सैंपल्स है और उनका डाटा इन्होंने जनरेट किया है। और फिर इसका ये वाला डाटा हमने लेना है, ये वाला, ये जो नीचे 1.7 MB का डाटा ये हमने डाउनलोड करना है। ये एक्चुअली ये फाइनल डाटा होता है जिसके अंदर से हम ये तलाश करते हैं कि हमारे जीन्स कहाँ हैं। ये वाला जो एंड के ऊपर सप्लीमेंट्री फाइल होती है ना, ये डाटा हमने इसको डाउनलोड करना होता है। अच्छा, अब ये है ट्रांसक्रिप्टोम डाटा है। अच्छा, अब ये तो डाटा मुझे लगता है कि उसका है, ये किस पीच का है। आप पीच पे काम कर रहे हो? ये तो प्रूनस पर्सिका पीच को नहीं कहते, प्लम तो कुछ सर प्लम, ये पीच, ये वाला जो है ना ये प्लम की टाइप्स में ही आ रहा था जब हमने सर्च किया था। अच्छा, तो अब ये देखिए, अब इसके अंदर ये डाटा आ गया है। अब इसमें से हमने अपने जीन तलाश करते जाने हैं। तो और फिर आपने क्या करना है कि उस जीन को तलाश कर करके, फर्ज किया आपने शुरू में तो ये जो है ना, फर्ज के ये वाली लाइन तो आपने कॉपी करनी है, इसको आपने इधर पेस्ट कर देनी है, ठीक हो गया। फिर आपने देखना है कि फर्ज किया आपका ये वाला जीन, ये आपने तलाश किया, ये वाला जीन, ये वाला जीन और ये वाला जीन, ये आपके जीन्स है जो जिसका डाटा हमें मिला है। हमने इसको क्या किया कि इसको इधर जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब ये 4-5 जीन्स रेफर्स किया हमारे। अब हमने क्या करना है कि इस सारे को कॉपी करेंगे। अच्छा, और इसमें से कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर कोई एक भी नहीं आया हुआ, 0, ये देखिए 0 0 भी, ठीक है। अब हम इसका हीट मैप जनरेट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और ये टीवी टूल में जाके इसका हम हीट मैप जनरेट कर लेंगे। तो इससे हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो जीन है किस किस स्टेज के ऊपर ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है। नहीं लगी समझ? सर ये तो समझ लग गई, लेकिन अब हमें कुकम्बर का चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगा? हमने अब ये थोड़ी पिक करना है। मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, हीट मैप में जाके हम इसका हीट मैप जनरेट कर लेंगे। ये मैं आपको अब कुकम्बर का बताता हूँ। ये इधर हमने पेस्ट कर दिया और इसको स्टार्ट कर दिया। जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये हमें ये इधर से तो ठीक है। अब ये नीचे वाला हमें जो है इसकी ना विड्थ वो हमने करनी है कि 2000, ठीक है। और इसका हम क्लस्टर रो कर लेंगे, ठीक है। और इसको लॉग स्केल कर देंगे और ये इस तरह का एक हमारा डाटा जनरेट हो जाएगा। कोई हम लकी कलर देख लेते हैं कि कौन सा कलर हमने ये वाला, दैट सीम्स टू बी मोर बेटर, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एक डाटा जनरेट हो जाएगा। इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि कंबर। अच्छा, अब
आपको पता है कि मैं थोड़ा सा ना बच्चे आरएनए सीक्वेंसिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं कि अब हमने जीन आईडी के साथ कैसे कैसे पता चलेगा कि हमारा जीन आईडी हमने कैसे तलाश करना है इसमें से। अच्छा, उसके लिए ना मैं आपको पहले आरएनए सीक्वेंसिंग के बारे में थोड़ा सा बताता हूं, फिर मैं आपको कुकम्बर की तरफ लेके जाता हूं। आरएनए सिक, ये है एनजीएस आरएनए सिक। ये मैं आपको प्रेजेंटेशन भेजूंगा। अच्छा बच्चों, ये है मेन, ये इसके बारे में बाद में बताता हूं। अच्छा, अब ये देखें हम आरएनए सीक्वेंसिंग में करते क्या है। ये पहले तो आपको पता है कि जीनोमिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ जीन। स्टडी ऑफ जीन, जस्ट स्टडी ऑफ डीएनए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टोमिक कहते हैं स्टडी ऑफ मैसेंजर आरएनए। प्रोटियोमिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ प्रोटीन या प्रोटीन प्रोफाइल। फिर एक ये होता है कि जब प्रोटीन एंजाइम बनती है फिर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसे कहते हैं इंटरेक्टोमिक्स। उसे क्या कहते हैं? इंट्रेक्टोमिक्स। अच्छा, या इसको मेटाबोलोमिक्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेटाबोलोमिक्स। ओमिक्स से मतलब स्टडी, मेटा जो मॉलिक्यूल्स की स्टडी, ठीक है। हमारा जो फोकस है वो ये आरएनए प्रोफाइल। आरएनए प्रोफाइल कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। जो मैसेंजर आरएनए है उसको स्टडी करना एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर। पर ये हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं बिटवीन द आरएनए मैसेंजर आरएनए प्रोफाइल ऑफ लीव्स एंड रूट। हम क्या करेंगे कि दोनों में से मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि उसको डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एवरी डीएनए मॉलिक्यूल देन वी सीक्वेंस्ड बाय नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं कि हर डीएनए का मॉलिक्यूल वो हम सीक्वेंस करवा लेते हैं। फर्ज किया हमारे पास, अच्छा अच्छा, आपको पता है कि एक जो मैसेंजर आरएनए उसकी लेंथ कितनी होती है? जी बच्चों, लेंथ ऑफ एमआरएनए। ये नॉर्मली कुछ मैसेंजर आरएनए होते हैं जिसकी लेंथ जो होती है वो 800 बेस पेयर होती है, कुछ की होती है 1200, कुछ की 1500, कुछ की 700। इस तरह डिफरेंट इनकी लेंथ होती है। जब एक मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल डीएनए में कन्वर्ट होता है तो डीएनए की लेंथ कितनी होगी? डबल होगी सर। जब एक मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल डीएनए में कन्वर्ट होगा तो उस डीएनए की लेंथ कितनी होगी? 800 ही होगी। अगर 800 है तो 800 होगी। सिर्फ ये फर्क होगा कि यूरासिल की जगह थाइमिन आ जाएगा। ऐसे ही है। तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्टोमिक, अच्छा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को यूज करते हुए मैसेंजर आरएनए को हम कन्वर्ट कर देते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। देयर आर मेनी किट्स है अवेलेबल है बाजार के अंदर। आप आरएनए आइसोलेट करते हुए उसको डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक ही दिन के अंदर आप कर सकते हो ये सारा काम, ठीक है। जब आप इसको डीएनए में कन्वर्ट करते, अच्छा नॉर्मली कितने जीन एक्सप्रेस हुए होते हैं एट द सेम टाइम? कैन एनीवन टेल मी?
अनलिमिटेड है? आयजा कुछ सर, अनलिमिटेड। अच्छा, अनलिमिटेड तो नहीं होते, काफी होते हैं, एग्जैक्टली काफी होते हैं। फर्ज किया हमारा लीफ के अंदर जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है लीफ के अंदर, तो फर्ज किया लीफ के अंदर ना हमारे जीन जो एक्सप्रेस हुए हुए हैं वो है 45,000। कितने हैं? 45,000। अच्छा, अब 45,000 है, लेकिन टोमेटो के अंदर फर्ज किया मैं कह रहा हूं तो टोमेटो के अंदर टोटल जीन जो है नॉर्मली कितने होते हैं टोमेटो के अंदर? अच्छा, अब ये है कि ये जो 45,000 है ना जीन जो एक्सप्रेस हुए हुए हैं, जब मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट जीन के डिफरेंट हो गए। फर्ज किया ये जो एक्टन जीन है, फर्ज किया मैं कह रहा हूं एक्टन जीन, उसका 800 बेस पेयर का मॉलिक्यूल है ये। फर्ज किया मैं कह रहा हूं एक जीन है जिसका नाम एक्टन है और उसके कोई 2500 मॉलिक्यूल है। अब इस 45,000 में से 2500 मॉलिक्यूल सिर्फ एक जीन के हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। फर्ज किया जो 1200 वाला जीन है इसके 3000 मॉलिक्यूल है। ये जो 1500 वाला जीन है इसके 1000 मॉलिक्यूल है। ये जो 700 वाला है इसके 200 मॉलिक्यूल है। फर्ज किया अच्छा, अब टोटल तो है 45,000, लेकिन जो जीन एक्सप्रेस हुए वो सारे जीन एक्सप्रेस नहीं हुए। कुछ जीन है जिनके 0 मॉलिक्यूल भी होगा। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? जी जी सर, आ रही है। अच्छा, अब टोटल 45,000 जीन जो मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल बने हुए हैं उसको जब हम डीएनए के अंदर कन्वर्ट करते हैं वो भी 45,000 मॉलिक्यूल ही बनते हैं अलग अलग। अच्छा, अब हर जीन के जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही वो डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अगर 2500 एक्टन के मॉलिक्यूल है तो 2500 ही डीएनए के मॉलिक्यूल हो जाएंगे एक्टन के। अच्छा, अब ये बताएं कि किस जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा है? ये 1200 वाले का। एग्जैक्टली अब हमने ये मालूम करना है एक फार्मूले के थ्रू कि अच्छा कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस हुआ है और एक जीन दूसरे जीन से कितने फोल्ड कम या ज्यादा है। अगर एक जीन अगर 100 उसके मॉलिक्यूल है और दूसरा जो जीन है उसके 200 मॉलिक्यूल है तो जो दूसरा जीन है वो उसका पहले जीन से कितना एक्सप्रेशन ज्यादा है? 2 फोल्ड। कितना है? अब 200 को 100 पे डिवाइड 200 को 100 पे डिवाइड कर दो, कितने फोल्ड? 2 फोल्ड एक्सप्रेशन ज्यादा है। अगर एक जीन के 100 मॉलिक्यूल है दूसरों के 1000 है तो वे 1000 को 10 पे डिवाइड कर दो तो कितना एक्सप्रेशन का लेवल फोल्ड ज्यादा है? 10 फोल्ड। 10 फोल्ड। ठीक है। अच्छा, आपने अब ये भी बताना है कि आपके जो डिफरेंट जीन्स हैं जो आप डॉग के ऊपर काम कर रही है या किसी भी जीन के ऊपर काम कर रही है आप, तो आपने आपके जितने मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हुए उनके आपने अच्छा उसको हम एनालाइज करेंगे और फिर चेक करेंगे कि उसके मॉलिक्यूल कितने रूट के अंदर और शूट और एक जीन है वो तीनों जगह एक्सप्रेस हो रहा है। अब तीनों में कितने कितने फोल्ड डिफरेंस है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। इससे हमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूल का भी पता चल जाता है और वो कितने टाइम एक्सप्रेस हुआ है वो भी पता चल जाता है, कितने फोल्ड डिफरेंस है वो भी पता चल जाता है और इवन उसकी सीक्वेंस भी पता चल जाती है। ये बात समझ आ रही है आपको बच्चों? जी सर, आ रही है। अच्छा, अब ये देखें। अच्छा, अब ये है जीन 1 है 2000 है, जीन 2 2 तो इस तरह अच्छा, अब एक जीन ठीक है जो मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, जो मैसेंजर आरएनए से डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है उसको हम एक जीन के एक मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे? रीड। क्या कहेंगे? जो उसकी सीक्वेंस होके आएगी
एक फर्ज किया आप 2500 मॉलिक्यूल है ना, इसकी कितनी रीड्स है? एक्टन मॉलिक्यूल की 2500 रीड्स होगी, क्योंकि इसके 2500 डीएनए के मॉलिक्यूल थे, और इसकी जब सीक्वेंसिंग हो गया ये 2500 हमें फाइल मिली, इट मीन टोटल रीड्स इसकी कितनी है? 2500। ठीक है, इसको हम रीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रीड्स। ठीक हो गया। अब आप अच्छा ये अच्छा, अब हमें कैसे पता चले? जब हम टोटल मैसेंजर आरएनए आइसोलेट करते हैं, उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, फिर जब सीक्वेंसिंग होके आ जाती है, तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा जीन? अब तो रॉ डाटा आता है हमारे पास सीक्वेंस होके, अभी उसको हमने कोई आईडी नहीं दिया हुआ, तो वो कैसे पता चलता है कि ये जो फाइल नंबर 1 है ये किस जीन की है? उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए हमारे पास जो ऑलरेडी जीनोम सीक्वेंस हुआ है, ये उसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए, अब इसको बड़ा ध्यान से सुन, आपने देखना है, ये ऊपर हमारा टोटल डीएनए जो क्रोमोसोम का है ना, वो डीएनए सीक्वेंस हुआ है, वो हम इसके साथ अलाइनमेंट कर लेते हैं। फर्स्ट किया ये वाले जो रीड्स हैं, ये देखिए ये रीड्स हैं डिफरेंट। रीड्स किसे कहते हैं? डीएनए के मॉलिक्यूल। पर ये 25,000 मॉलिक्यूल है, 2500 मॉलिक्यूल है, ये 3000 मॉलिक्यूल है, लेकिन इस जीन का कोई भी मॉलिक्यूल, यहां पर कोई जीन का मॉलिक्यूल नहीं है, ये बिल्कुल 4-5 है, ये 10-12 मॉलिक्यूल है। मेरी बात की समझ आ रही है? हम क्या करते हैं कि अलाइनमेंट कर लेते हैं, इसको जीनोम असेंबली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीनोम असेंबली। तो इससे ये पता चल जाता है कि हमें ये पता है कि इस जीन का आईडी क्या है, हमें इस जीन का आईडी का पता है, तो हम ये बता, जब ये इसको एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू जब जीन एक्सप्रेशन का डाटा आता है हमारे पास, उसको हम जीनोम के साथ अटैच कर देते हैं, तो हमें बता देता है कि ये जो है ना जीन, ये कितने टाइम एक्सप्रेस हुआ है, और फिर उसे उसके आईडी भी हमें बता देता है। लेकिन अब आईडी जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो जीनोम सीक्वेंस लिया हुआ है हमने, जिसके साथ हम ये अलाइनमेंट कर रहे हैं या असेंबली कर रहे हैं, अब ये वाले आईडी ये किस वेबसाइट से लिए गए हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर तो ये फाइटोसोम से डाटा लिया गया है, तो फिर हमें फाइटोसोम वाले आईडी मिलेंगे। अगर ये किसी और वेबसाइट से लिया गया है, तो वो उनके आईडी बताएगा। मेरी नई बात समझ आ रही है बच्चों? जी सर। तो अगर हमारे किसी और वेबसाइट से डाटा लिया गया है, तो पहले हम अपने जीन का आईडी दूसरी वेबसाइट के अंदर तलाश करेंगे, फिर वो आईडी इस डाटे के अंदर तलाश करेंगे। मेरी इस बात की समझ आई? नहीं सर, दोबारा बताएं। फर्स्ट किया, ये मैंने कहा कि ये जो अलाइनमेंट कर रहे हैं हम, ये जो हम जीन डाटा ले रहे हैं, जीनोम डाटा ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट का जीनोम वाला डाटा, उसके साथ अलाइन कर रहे हैं। तो अब इस जीनोम के डाटा की जो भी आईडी होगी, वो हमें पता लग जाएगा कि इस जीन आईडी के इतने मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन अगर तो ये फाइटोसोम वाली ही है, फिर तो ठीक है, हम अपना आईडी इसमें से तलाश कर लेंगे। लेकिन अगर ये डाटा फाइटोसोम के अलावा किसी और वेबसाइट से उन्होंने लिया है, तो फिर हमें अपना जीन का आईडी